जैसे इसको भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। हाँ, हो गया। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? हाँ सर दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। अभी देखिए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था HTTP क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था इंटरनेट किस तरह से और क्या वर्क करता है। जब हम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल जो होता है, यानी ये जो लिंक होता है या फिर डोमेन जो होता है, वो जब यूआरएल बार में हम टाइप करते हैं तब क्या होता है, वो जो यूआरएल है वो डीएनएस सर्वर पे जाता है, उस पर कन्वर्ट होके वो जो नाम है वो कन्वर्ट होके आईपी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जाके सर्वर पे वो सारे चीज़ें ढूंढ के निकलता है, जो भी चीज़ें चाहिए होगा, फिर उसको क्या करता है, रेस्पॉन्स में यूज़र को दिखा देता है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल देखा था ग्रोसरी शॉप का, ठीक है। उसमें हमने समझा था कि किस तरह से सर्वर काम करता है, किस तरह से वेबसाइट वगैरह काम करता है, ठीक है। वो देखा था हमने कल। हमने HTML का इंट्रोडक्शन लिया था कि HTML क्या होता है। हमने पढ़ा था मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। फिर HTML एलिमेंट्स किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब एक HTML एलिमेंट में क्या क्या होना ज़रूरी है। हमने टैग्स के बारे में पढ़ा था कि ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। किसी भी अगर सिंपल इस तरह का लिखा हुआ है कुछ, तो उसको टेक्स्ट बोलेंगे। अगर वो एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है तो हम उसको टैग बोलेंगे, ठीक है। हमने ओपनिंग टैग पढ़ा था इस तरह से। क्लोजिंग टैग, इस पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे स्लैश होना चाहिए था लेकिन स्लैश नहीं है, शायद मैंने वो छोड़ दिया है। सॉरी फॉर दैट, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए दिया है एलिमेंट किसको बोला जाता है। एक ओपनिंग टैग होगा, सॉरी, एक ओपनिंग टैग होगा, यहाँ पे एक कंटेंट होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। इन तीनों मिला के क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। फिर हमने एक नोट पढ़ा था कि कुछ कुछ एलिमेंट में एम्प्टी जो टैग होता है, यानी ये जो लास्ट वाला टैग है क्लोजिंग टैग, वो नहीं होता, उसको हम एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। हमने एग्जांपल दिया था बी आर टैग का, ठीक है। बी आर टैग क्या होता है, एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। फिर हमने HTML का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा था कि ये जो डॉक टाइप है ये क्या करता है, हमारे वेब पेज को बोलता है कि हाँ, हम जो लिख रहे हैं वो HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, यानी ये डिक्लेरेशन है। फिर हमने देखा था HTML टैग को ओपन करना पड़ता है, ठीक है, उसको क्लोज करना पड़ता है इस तरह से, यहाँ पे देखिए। फिर हमने हेड ओपन किया, हेड क्लोज किया, हेड के अंदर हमारा जो वेब पेज का नाम होगा वो नाम हम टाइटल टैग के अंदर पास कर देते थे, ठीक है। फिर हमने हेड के बाद बॉडी को ओपन किया, बॉडी को क्लोज किया, फिर हमने H1 बनाया। H1 किस लिए बनाया जाता है, हेडिंग्स के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी अगर बड़ा हेडिंग चाहिए आपका वेबसाइट पे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, H1 से लेके H6 तक जो भी टैग आपको पसंद है, जो भी टैग आपके हिसाब से सही लग रहा है उसका यूज़ करें। लेकिन हाँ, एक पेज में एक H1 होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गूगल सर्च करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखता हूँ लेट्स से मैं इस यहाँ पे स्कॉर्डी लिखता हूँ, ठीक है। स्कॉर्डी में सर्च किया, देखिए स्कॉर्डी एजुकेशन जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोर्सेस आ गया, लॉगिन आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट अस आ गया। लेकिन क्या आपको पता है ये जो नाम यहाँ पे आ रहा है कहाँ से आ रहा है? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्कॉर्डी में इज द स्टडी बडी यू कैन, जो भी लिखा हुआ है, अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे होम है, देखिए यहाँ पे पहले इसको H1 मिला, H1 से क्या लिखा हुआ है, स्कॉर्ड में एजुकेशन, लेकिन गूगल सर्च पे भी यहाँ पे स्कॉर्ड में एजुकेशन ही दिखा रहा है। ओके, ये बॉडी के अंदर है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्कॉर्ड में एजुकेशन। यानी जो भी हमारा H1 होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत मदद करता है। यानी आपका जो वेबसाइट है वो जब आप होस्ट करेंगे, पब्लिक के लिए अवेलेबल करेंगे, तब क्या होगा, गूगल पे कोई भी सर्च करेगा, सर्च करने से क्या होगा, आपके पेज में जो भी H1 होगा उसको टारगेट करके वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इसके लिए H1 इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक पेज में आप एटलीस्ट एक बार H1 का यूज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोर्सेस लिखा हुआ है, कोर्सेस कहाँ से आया, ठीक है, मैं कोर्सेस पे जाता हूँ, लेट्स से कोर्सेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सॉरी ये नहीं, ये वाला कोर्सेस आ गया। देखिए यहाँ पे टाइटल है, टाइटल से लिया इसने, ठीक है। अगर यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह होता है H1 से, तो यहाँ पे हेडिंग्स आ जाता। यहाँ पे क्या आया, कोर्सेज आ गया, यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, यहाँ पे टाइटल से आ रहा है। लेकिन होम पे क्या आया, स्कॉर्डेमी एजुकेशन जो लिखा हुआ है ये हमारा H1 से आया, ठीक है। इसका इसका टाइटल क्या है, होम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे H1 हमने पास कर रखा था, इसीलिए ये वाला जो H1 है ये यहाँ पे इंडेक्स हुआ, यानी गूगल सर्च पे दिख रहा है हमको, ठीक है। तो हमको ये ध्यान देना है कि हर एक पेज में हमको एटलीस्ट H1 तो डालना चाहिए, ओके। किस लिए, क्योंकि हमको सर्च, मतलब गूगल सर्च पे भी उसको इंडेक्स कराना होगा फ्यूचर में, ठीक है।
आपने एक वेबसाइट बनाया, अगर वो गूगल सर्च में नहीं आया तो आपने क्या बनाया हो, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना क्लाइंट का। तो इसीलिए हमको हेडिंग्स ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्यों हेडिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको हेडिंग्स क्यों देना है, यहाँ पे पहला पॉइंट जो बता रहा है वही बता रहा है जो मैंने आपको अभी बोला, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यूजर्स ऑफन स्कीम ए पेज बाय इट्स हेडिंग। जो यूजर्स होते हैं वो आके आपका जो हेडिंग है वो पहले मतलब उसके जो क्या कहते हैं, पहले नोटिस करेगा, क्या नोटिस करेगा, जो भी बड़ा शब्दों से लिखा होगा, यानी जो भी हेडिंग्स वगैरह होगा वो पहले नोटिस करेगा यूजर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद लेट से मैं इंडोज पे जाता हूँ, ठीक है, इंडोज.इन। यहाँ पे अगर मैं गया, ठीक है, आपको पहले क्या दिखेगा, ये जो टेक्स्ट है जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ये आपके पहले नोटिस में आएगा। क्या लिखा हुआ है, मेक योर बिजनेस वेबसाइट एप्लीकेशन एज ए सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हर एक वेबसाइट में आपको एलिमेंट्स जो है वो डिसाइड करना है किस तरह से कौन सा चीज़ कहाँ पे लगाना है, ठीक है। ओके, HTML पैराग्राफ, हमने कल पैराग्राफ के बारे में नहीं पढ़ा था और हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पढ़ा था। तो आज हम वो कंसेप्ट क्लियर करके कोशिश करेंगे कुछ नया पढ़ने की, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो लास्ट तक। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा, फ़ोल्डर के नाम में कुछ दे देता हूँ, फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ लेट्स से HTML, ओके। ठीक है, हमने फ़ोल्डर बना लिया। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे जाना है, ठीक है। मैं बता दूंगा कब आपको VS कोड पे कोड करना है, कब आपको नोटपैड प्लस प्लस में या फिर नोटपैड पे कोड करना है, ठीक है। तो नोटपैड में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि VS कोड में बहुत ही एडवांस वगैरह एडवांस तरीके से आप कोड कर सकते हैं। आपने अगर ओपनिंग टिक लगा लिया, क्लोजिंग टिक ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन वो आप तब करेंगे जब आपका जो टेक्स्ट का कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या है, आप नए नए हैं, आप बिगिनर्स हैं, इसीलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोटपैड पे कोड करिए, क्योंकि यहाँ पे सारे चीज़ें आपको खुद से लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो डिक्लेरेशन कर लेंगे, किसका डिक्लेरेशन, डॉक टाइप HTML का, ठीक है। मैंने आपको बोला था यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप इसको कैपिटल में लिखे, आप स्मॉल लेटर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर लिया, यानी हमारा जो वेब पेज है इसको बोल दिया कि हम जो लिख रहे हैं वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ओके। मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, पहले सेव कर लेता हूँ। फाइल में जाऊँगा, सेव एस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। हमारा जो डेस्कटॉप के अंदर HTML है उस पर आऊँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे दूँगा, जैसे कि वेबसाइट, ठीक है। .html लिख सकते हैं आप, HTML भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेव कर लिया, ओके। हमने यहाँ पे डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर दिया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये HTML है तो हम इस तरह से HTML को ओपन करेंगे, इस तरह से HTML को क्लोज कर देंगे, ठीक है। HTML ओपन क्लोज हो गया। फिर हमको क्या करना था, हेड टैग बनाना था, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, ओके, हो गया। अभी इस हेड टैग के अंदर हमको क्या करना है, टाइटल पास कर देना है कुछ इस तरीके से। टाइटल लिख दिया, हमारा वेब पेज का नाम क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए होम पेज, ठीक है। मैं यहाँ पे होम पेज लिख देता हूँ, टाइटल को इस तरह से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। हो गया, हमारा हेड का काम हो गया। अभी हमको क्या करना है, बॉडी के अंदर काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉडी बना लूँगा, बॉडी को क्लोज कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भी हेडिंग्स दे देता हूँ, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर, ओके, H1 को क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अभी इसका आउटपुट किस तरह से दिखना है, मैं इसको मिनिमाइज करूंगा। यहाँ पे हमारा फोल्डर बन के रेडी है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, हमारा आउटपुट जो है दिख जाएगा, ओके। हमने और एक चीज़ पढ़ा था क्या, बी आर टेक का भी यूज़ होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे H5 बना लेता हूँ, ठीक है। H5 के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू आवर फर्स्ट ऑनलाइन लाइव क्लास, ओके। मैं H5 को इस तरह से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन पे H5 जो है आ चुका है, ओके। अभी मुझे लेट से फर्स्ट ऑनलाइन लाइव क्लास जो है इसके अंदर ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन लाइव क्लास के पहले पहले मैं यहाँ पे बी आर टैग को इस तरह से ओपन कर दूंगा। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, यानी इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ठीक है। हमको सिर्फ बी आर लगाना है। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे लाइन ब्रेक होके नीचे आ गया दूसरा लाइन, ठीक है। आज हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे पी टैग के बारे में पढ़ना है, यानी पैराग्राफ टैग। कभी भी आप हेडिंग्स के अलावा कुछ भी लिखते हैं ना, तब आपको पी टैग का यूज़ में लेना पड़ेगा, ठीक है। हमको लिखने के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा टैग्स ही मिलता है, जैसे कि H1 से लेके H6 तक जो हम टैग्स में लिखते हैं, यानी जब भी
सॉरी हेडिंग्स पे लिखते हैं, जब भी हमको कभी भी हेडिंग्स का नीड होगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, H1 से लेके H5 तक का कोई भी एक टैग चूज़ कर लेंगे हमारी साइजेस के ऊपर बेस करके। ओके, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर एक पेज पे जो भी लिखेंगे वो हेडिंग टैग से ही लिखना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी आता है ना कि आपको पैराग्राफ्स वगैरह लिखना पड़ता है, तब आप क्या करेंगे, आप पी टैग का यूज़ करेंगे, पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पी ओपन, पी टेक ओपन कर लिया, पी टेक को क्लोज कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख सकता हूँ, दिस इज आवर पैराग्राफ, पैराग्राफ। ठीक है, मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अभी देखिए अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, देखिए हमारा पैराग्राफ जो है आ चुका है। ओके, ठीक है, पैराग्राफ यूज करना आ गया आपको, क्लियर, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। ओके, हाँ कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए हमको जो HTML का टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करने के लिए कुछ टैग्स मिलता है, इसका हम यूज़ करके एक एक करके देखेंगे कि कौन सा टैग का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, ओके, ये तो बोल्ड पे नहीं आ रहा ना, ये एकदम क्या कहते हैं इसको, लाइट फॉन्ट है। ठीक है, इसको मुझे बोल्ड पे दिखाना है, यानी इसको हाईलाइट करके दिखाना है कुछ बोल्ड तरीके से। लेट से ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको मुझे बोल्ड करना है, यानी थोड़ा सा मोटा करके दिखाना है। ओके, मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, उसके लिए हमको यहाँ पे एक टैग मिलता है जिसका नाम होता है बी, बी यानी बोल्ड टेक्स्ट। ओके, तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने पी टेक को ओपन किया, यहाँ पे हमने पी टेक को क्लोज कर दिया। हम क्या करेंगे, इसको मुझे बोल्ड करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसके ठीक पहले पहले बी टेक को ओपन कर लेंगे और इसके ठीक बाद हम बी टेक को क्लोज कर लेंगे, कुछ इस तरह। अब ये क्या है, ये जो पैराग्राफ है ना, ये बी टेक के अंदर बंद है। ओके, ये जो पैराग्राफ जो टेक्स्ट है यहाँ पे तो पूरा टैग हो गया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, बी टैग को ओपन किया, बी टैग को क्लोज कर दिया, यानी ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखा हुआ है इतना पर्सन वो बी टैग के अंदर है। इसका आउटपुट किस तरह से दिखेगा, देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये जो पैराग्राफ है थोड़ा सा बोल्ड दिखा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ओके, तो हमने देखा कि बी टैग से क्या किया जाता है, किसी भी एक टेक्स्ट को, ठीक है, उसको बोल्ड किया जाता है। लेट्स से मैं यहाँ पे और एक पी बना लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ओके, मैं इसको इस तरह से क्लोज कर लेता हूँ। अभी हमको देखना है दूसरा टैग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अभी देखिए स्ट्रॉन्ग और बी जो है सिमिलर काम करता है। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग लगा देता हूँ ना, देखिएगा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को इस तरह से क्लोज कर दूंगा। ओके, हो गया। इस पे हमने क्या करा था, बी टैग से ओपनिंग एंड क्लोज कर दिया था, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग टैग से ओपन एंड क्लोज कर दिया, लेकिन रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिस इज अनदर पैराग्राफ है, ये स्ट्रॉन्ग से लिखा हुआ है, ये बी टैग से लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का आउटपुट सेम ही दिखा। लेकिन क्यों, अगर मुझे बोल्ड चाहिए तो मैं बी टैग का यूज़ कर लूँगा, स्ट्रॉन्ग क्यों करना है मुझे। अभी देखिए यहाँ पे मेंशन है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, जब भी आप कुछ टेक्स्ट वगैरह इंपॉर्टेंट की तरह दिखाना चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको बोल्ड करके दिखाना है, ठीक है, तब आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे, ताकि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी जो भी आपका पेज गूगल पे आएगा तब इसको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की तरह इसको वो करेगा, क्या कहते हैं, ट्रीट करेगा। ठीक है, यानी उनको पता चल जाएगा, जब गूगल पे इंडेक्स होगा आपका वेबसाइट, तब गूगल को पता चल जाएगा कि ये जो टेक्स्ट है, यानी जो भी स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ है वो एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, यह हमको दिखाना है। यहाँ पे कहीं भी जब भी आपका जो कंटेंट है वो अगर सर्च इंजन पे आ जाता है तब उसको एज ए इम्पोर्टेंट ट्रीट करेगा ये। ठीक है, लेकिन आपको जस्ट बोल्ड करना है, उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, उसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, बी टैग का यूज़ करेंगे, लेकिन काम दोनों का सिमिलर है। दोनों क्या कर देते हैं, दोनों टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट का वो है वेट है उसको बोल्ड कर देता है। ठीक है, लेकिन जब आपका कोई स्पेसिफिक नीड या फिर कोई रीज़न नहीं है लेकिन आपको बोल्ड चाहिए, तब आप बी टैग का यूज़ करेंगे। लेकिन आप कुछ इन्फॉर्मेशन दर्शाना चाहते हैं कि हाँ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, तब आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
अभी देखिए यहाँ पे आई है और ई एम है, दोनों का एक ही काम है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप दूसरा ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पी ओपन करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अनदर पी टैग, ओके। इस तरह से लिखता हूँ मैं, इसको इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। अभी किस तरह से आउटपुट आएगा, देखिए सेम आ रहा है। लेकिन मेरा कुछ अगर इस तरह का नीड हो कि मुझे ये जो टेक्स्ट है इटैलिक यानी तिरछा करके दिखाना चाहिए, तिरछा यानी मतलब थोड़ा सा वो मतलब तिरछा होके, देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट वगैरह है सारे तिरछा दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये वाला नहीं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतलब सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है। इसको किस तरह से अचीव करेंगे, देखिए अगर मुझे मान लीजिए कि ये जो पूरा जो टेक्स्ट है ना इसके अंदर मुझे चाहिए, ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे। अभी देखिए ये जो दिस इज अनदर पी टेक लिखा हुआ है, ये पूरा टेक्स्ट के अंदर मुझे तिरछा तिरछा करके दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे मिलता है आई टैग, ओके। ये वाला आई टैग मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, ओके। मैं इस तरह से क्लोज कर दूंगा। अभी हमारा जो आउटपुट है देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आई टैग से हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बना सकते हैं, यानी उस टेक्स्ट का जो एंगल है थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, ओके। अभी देखिए दूसरा और एक मिलता है ई एम, इम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये भी सेम करता है, ओके। यहाँ पे देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से ई एम बना देता हूँ तभी भी ये सेम काम करेगा। दिख रहा है आपको, देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आउटपुट सेम ही है। तो मैंने जिस तरह से आपको यहाँ पे समझाया कि बोल्ड का मीनिंग कुछ अलग होता है, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग कुछ अलग होता है। आई का मीनिंग मतलब आपको इटैलिक बनाना है तो सिर्फ आप आई टेक का यूज़ करिए, ओके। ई एम का क्या होता है, आप उसको एम्फेसाइज्ड तरीके से दिखा रहे हैं, इसीलिए आपको ई एम टैग यूज़ करना होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ई एम का ही यूज़ करें, आप आई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन HTML ने ऑलरेडी दिया हुआ है एम्फेसाइज्ड करने के लिए अलग से टैग, ओके। अभी देखिए मार्क क्या होता है, चलिए अभी लेट से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे EM की जगह इसको कुछ इस तरह से दिखाना है जो मार्क होके देखिए, यानी वो हाईलाइटेड हो, ओके। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नासा, ठीक है। नासा मैंने लिख दिया, ओके। इस टेक्स्ट को मुझे हाईलाइटेड दिखाना है, तब हमको कौन सा टैग मिलता है, यहाँ पे देखिए मार्क, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, मार्क मार्क, ओके, ओपन कर लिया। अभी इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, मैं कुछ इस तरीके से क्लोज कर दूंगा, मार्क, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसके बैकग्राउंड में व्हाइट सॉरी येलो कलर आ गया, यानी ये जो टेक्स्ट है ये आपको हाईलाइटेड होता हुआ दिखेगा, ओके। यही मीनिंग होता है मार्क का, ओके। अभी मान लीजिए कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई नेम, ओके। मैं इसको कुछ इस तरीके लिखा, इस तरीके से लिखा, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ की तरह ही आ रहा है, ओके। लेकिन ये जो नेम है, या फिर मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ, मेरा माय नेम इज इमदाद लिख दिया, देखिए मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा नाम आ गया है यहाँ पे, ओके। अभी देखिए इस इमदाद को मुझे थोड़ा सा क्या करना है, छोटा करना है। पैराग्राफ के अंदर अगर मुझे डायरेक्टली सॉरी पैराग्राफ के अंदर मुझे डायरेक्टली ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा छोटा दिखाना है, तो मैं किस तरह से दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए स्मॉल। इसका और एक एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, ठीक है। स्मॉल लिख दिया, ओके। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये जो नेम है इससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो हमारा जो स्मॉल टैग होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा छोटा करके लिख देता है, इसका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मिलता है हमको डेल, डेल यानी डिलीटेड टेक्स्ट। अगर मैं आपको फ्लिपकार्ट पे ले जाऊँ ना, अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेट्स से मुझे ये एप्पल का आईपैड्स लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो तरह का प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 40,990 और यहाँ पे डिलीट, यानी यहाँ पे देखिए एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है 72,154, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसके जो ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर एक लाइन दिखा रहा है, यानी ये जो पुराना प्राइस था उसको दर्शा रहा है, ठीक है। ये पुराना प्राइस था, अभी नया प्राइस ये है, यानी इस पर 43% का डिस्काउंट चल रहा है। तो इसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एक पैराग्राफ, ठीक है।
ज़रूरी नहीं आप पैराग्राफ ही लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे H2 दे देता हूँ, ठीक है। ये तो आप वो समझ लेंगे कि हाँ सारे कुछ पैराग्राफ पे लिखना है, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी टेक्स्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए H2 को लिखा, मैं लिखता हूँ द प्राइस इज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से रुपीज़ साइन, और मैं लिखता हूँ 499, ओके। यहाँ पे क्या दिखेगा, देखिए द प्राइस इज 499 दिखा रहा है, लेकिन मुझे एक प्राइस दिखाना है जिसका प्राइस होगा लेट्स से 999, ओके। यहाँ पे देखिए 999 दिखा रहा है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है। तो किस तरह से करूँगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको स्मॉल टेक के अंदर लिख देंगे कुछ इस तरीके से, तो हमको ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा छोटा दिखेगा, ठीक है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ स्मॉल। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ देखिए थोड़ा सा छोटा दिखा। अभी मुझे इस पर क्या करना है, इसको डिलीट करना है, यानी कट लगाना है इसके अंदर। तो हमको कौन सा टैग मिलता है यहाँ पे, देखिए DEL जो टैग है, इसका मीनिंग होता है आप इस टेक्स्ट को मतलब बीचों से काट के दिखाइए, ओके। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल लगा लिया, ठीक है, छोटा हो गया। इसके अंदर मैं लिख दूंगा DEL, ओके। इसके अंदर मैं DEL को क्लोज कर दूंगा इस तरह का, इस तरीके से, ठीक है। देखिए 999 आ गया, इसको पहले तो हमने छोटा बनाया, फिर हमने क्या करा, इसके बीचों बीच DEL टैग जो है लगा दिया। अभी किस तरह से दिखेगा, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे वो जो प्राइस है वो कटा हुआ दिखेगा, यानी उसके अंदर से एक लाइन खींचा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। क्लियर है, टफ लग रहा है क्या, इजी है ना। हाँ हाँ, टफ कुछ नहीं है, आपको जस्ट समझना है। सर हाँ बोलिए। सर पहले दिल लिख के फिर अगर स्मॉल लिखो उस हाँ पे हाँ, कोई तब भी इशू तब भी नहीं चल है। जाएगा, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, मैं डेल को यहाँ पे लिख देता हूँ और इस डेल को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुड क्वेश्चन, यहाँ पे भी चल गया। देखिए पहले क्या हुआ, पहले कटा हुआ दिखा, फिर जो टेक्स्ट का साइज है वो स्मॉल होता हुआ दिखा, देखिए अभी भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी मतलब कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ ना, इस तरह से रिमूव भी कर देता हूँ, तब भी चल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पहले डेल लगाए फिर स्मॉल लगाइए, या फिर स्मॉल पहले लगाए डेल फिर से लगाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आपकी जो भी मतलब आपका रिक्वायरमेंट्स है, आप उसके हिसाब से कोड लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी देखिए और कल हाँ बोलिए, कुछ बोलने वाले थे। कल की लेक्चर पे जो H1 H2 हाँ आपने जो H1 से H6 है ना, हाँ वो कल के क्लास में आपने बोल दिया था क्या? हाँ, कल की क्लास में H1 से H6 तक हमने सारे पढ़ लिया था। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे PDF पे दिख रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, सारे चीज़ें हाँ कल हो चुका है, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा इस सेशन के बाद, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए। जी, ओके ओके। ओके, हाँ कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे और एक मिलता है हमको, कौन सा, INS यानी इंसर्टेड टेक्स्ट। इसका क्या मीनिंग हुआ, देखिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए INS लगाया मैंने, INS को क्लोज कर दिया, फिर हमको कौन सा क्लोज करना पड़ेगा, H1 को, ठीक है, क्योंकि मैंने H1 को ओपन कर लिया था। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेरा नाम, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे किस तरह से दिखेगा, अंडरलाइन दिखा, ओके। टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ रहा है, ठीक है। इसको दूसरा एक तरीका है जिसको बोला जाता है यू टैग, यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ। दूसरा एक मिलता है आपको यू यानी अंडरलाइन। आप यू से भी सेम जो फीचर है वो उसको अचीव कर सकते हैं। हमने पहले INS देखा, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखें अभी भी सेम है, अंडरलाइन ही दिखा। तो INS और यू जो है आपको अंडरलाइन प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट के अगर 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 बगल में इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर देते हैं यू का या फिर INS का, ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। हमने समझ लिया। अभी देखिए सब और सब यानी सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इन दोनों का मीनिंग क्या है। लेट से मुझे एक फॉर्मूला लिखना है साइंस का, ठीक है। लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे 12 स्क्वायर, अगर कुछ इस तरह से देना है मुझे, स्क्वायर बनाना है। ये जो लास्ट का 2 दिख रहा है ना आपको 12 के बाद, या फिर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, 4 स्क्वायर, ओके। अभी देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, मैंने 2 लगाया, अभी क्या दिखेगा आपको, सिंपली 42 दिखेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। अभी हमको क्या करना है, ये जो 2 है इसको स्क्वायर की तरह दिखाना है, यानी ऊपर छोटा करके दिखाना है। तो इसके लिए हमको कौन सा मिलता है,
आई थिंक एस यू बी जो है वो होगा स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एस यू बी लगा के देखता हूँ, ठीक है। एस यू बी को क्लोज कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी एस यू बी नहीं एस यू पी होगा क्योंकि ये सुपर होगा, ओके, ऊपर दिखेगा, ठीक है। एस यू पी अगर मैं लगाता हूँ तो देखिए 4 का स्क्वायर दिख रहा है हमको, ठीक है, इस तरह से 4 बड़ा दिखा, स्क्वायर उसके ऊपर थोड़ा सा खिसका खिसका हुआ दिखा, ठीक है, यानी ये जो है स्क्वायर दिख रहा है। ओके, मुझे और एक फॉर्मूला लगाना है, लेट से मैं H2O लिख देता हूँ, ठीक है। H1 को क्लोज कर दिया, अभी मुझे यहाँ पे लिखना है H2O, ठीक है, जीरो नहीं O। H2O किसका फॉर्मूला होता है? पानी का, ठीक है। अभी देखिए ये जो 2 होता है आपको फॉर्मूला में नीचे की तरह दिख रहा होगा, मतलब दिखता होगा, ठीक है। तो हमको अगर इस 2 को नीचे की तरह दिखाना है तब हम क्या करेंगे, ऊपर तो सुपर टेक्स्ट का यूज़ कर लिया, अभी हमको सब टेक्स्ट का यूज़ करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको कर देना है और यहाँ पे हमको इस तरीके से क्लोज भी कर देना है, ठीक है, SUB। ओके, देखिए H हो गया। H के बाद हमको स्पेस नहीं चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। सब टेक का ओपन किया, सब टेक का क्लोज कर लिया, उसके अंदर क्या रखा, 2 को, यानी नीचे की तरह दिखेगा। फिर जो O है उसको हमने एज इट इज रखा। देखिए अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, H ऐसा दिखा, 2 थोड़ा सा नीचे से दिखा और जो O है वो पहले जैसा ही दिखा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला वगैरह भी लिख सकते हैं, ओके। और कुछ रह गया क्या? नहीं रह गया, ओके। इतना तक क्लियर है सबको? चलिए, टफ लगा? एकदम इजी था ना? हाँ, हमको क्या करना है, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक वेबसाइट पे इन सारे टैग्स का यूज़ हो, लेकिन आपको सीखना ज़रूर चाहिए क्योंकि कभी भी इसका यूज आ सकता है, ठीक है। कभी भी आपको कुछ इस तरह का डेल का यूज़ आ सकता है, आप स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, बी का यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको फॉर्मूला वगैरह लिखना पड़ेगा तो सब और सब जो है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इनका यूज़ आ सकते हैं। कभी भी अगर आपको अंडरलाइन की ज़रूरत है, आप यू का टैग यूज़ कर सकते हैं, INS का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी का अभी तक का? नहीं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके, जियारुल आपका क्लियर है? हाँ, सुजिज्ञा जी क्लियर है ना सर? हाँ, क्लियर है। हाँ, कभी भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, हमने H1 से H6 तक का पढ़ा, फिर हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, फिर हमने फॉर्मेटिंग का जो भी टैग्स होते हैं वो सारे पढ़ लिया, ओके, ठीक है। अभी हम क्या हमारे पास 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स में कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने के लिए, ओके। मैं यहाँ पे पेन प्रोग्रामर पे जाऊँगा, बैच 1 का जो भी 2 क्लास था, क्लास 1 के अंदर क्या था, एट्रीब्यूट्स, ओके। हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पढ़ लिया अभी, ओके। हम थोड़ा सा एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ते हैं, ओके। ओके, इमेज हो गया, इमेज तो हमको अभी नहीं सीखना है फिलहाल, ओके। हाँ, मैं एट्रीब्यूट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है सारे जो HTML के एलिमेंट्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एट्रीब्यूट्स आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। लेट्स से ये एक बॉय है, ठीक है, एक लड़का है, ओके। मैं इसका हाथ बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसका पैर बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, हो गया। अभी देखिए ये जो बॉय है इसने एक टी शर्ट पहना हुआ है, इस बॉडी के ऊपर इसने एक टी शर्ट पहना हुआ है। मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। आप इसको मतलब इमेजिन कर लीजिएगा, ये एक टी शर्ट है, ठीक है। तो ये जो टी शर्ट है कि इसका शरीर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मिलता था? नहीं मिलता था, ये एक एडिशनल चीज़ है, ठीक है, जो इसने बाद में खरीदा या फिर पहना, ओके। एक एडिशनल चीज़ हो गया, ठीक है। लेट्स से मान लीजिए ये इसने शू पहन के रखा है, ठीक है। तो शू क्या होगा, क्या इसके पैर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मिलता था? शू नहीं मिलता था, इसने दुकान पे जाके खरीदा होगा फिर इसने पहना होगा, ठीक है। तो ये जो शू है ये क्या है, एक एडिशनल चीज़ है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के साथ नहीं मिलता है, ओके। तो ये जो टी शर्ट और शू का हमने एग्जाम्पल दिया है, क्या होता है, हमारे बॉडी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, हमने इसको एडिशनली परचेज करके पहना हुआ है, ठीक है, या फिर खरीद के पहना हुआ है, ओके। तो ये जो टी शर्ट है ये एक एडिशनल हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो शो है, शो क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो
उसी तरह सेम किसी भी टैग जो होता है ना HTML टैग्स, उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, ठीक है। हर एक टैग के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें आपको ज़रूर मिलता है। मान लीजिए कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो ऊपर का H1 है, मैं इसको काट देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। ओके, लेट्स से इस टेक्स्ट को मुझे सेंटर पे अलाइन करना है। कुछ ये जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से इस टेक्स्ट को जो कलर है उस कलर को मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो क्या ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हुआ या फिर इसके साथ बाय डिफॉल्ट आया? बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आया? ब्लैक कलर, ठीक है। अगर हम इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं तब हम बोलेंगे कि हाँ, हमने H1 के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड किया, ठीक है। वो स्टाइलिंग हो सकता है, वो बैकग्राउंड कलर हो सकता है, वो साइज का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। वो कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी तरीके का एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो उसी को बोला जाएगा एट्रीब्यूट्स। ओके, एट्रीब्यूट्स यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी टेक्स्ट का। ओके, लेट्स से मुझे इस टेक्स्ट को कलर करना है रेड पे। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? ये बाय डिफॉल्ट हमारे साथ नहीं आ रहा था, ठीक है। हमने इसको एडिशनली इसका जो कलर है उसको रेड किया। तो किस तरह से करेंगे? उसके लिए हमको एट्रीब्यूट्स मिलता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स को हमेशा हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स एक टैग का एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, यानी उसके साथ अगर आप कुछ मतलब आप उस पर कुछ ऐड करते हैं, उस पर कुछ चेंजेस करते हैं, उसी को बोला जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने इस टेक्स्ट के साथ कुछ चेंजेस किया, कुछ खिलवाड़ किया, ठीक है, उसी को बोला जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसको हम HTML में क्या पढ़ेंगे? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यानी उस टैग का, पर्टिकुलर टैग का एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने पास कर दिया, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। ओके, एट्रीब्यूट्स किस तरह से यूज किया जाता है देखिए। Attributes provide additional information about elements. Attributes के are always specified in the start tag, यानी जो ओपनिंग टैग होता है, हमारा ओपनिंग टैग कौन सा है? ए वाला। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लगता है, क्लोजिंग के अंदर कभी भी एट्रीब्यूट नहीं लगता। एट्रीब्यूट किस तरह से लिखा जाता है? अगर मैं बोलूँ कि ये जो टैग है इसके अंदर मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स डालना है, तो मैं क्या करूँगा? पहला रूल क्या है? हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट डालेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा, एक स्पेस। ओके, इसके अंदर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि ये जो है हमारा एट्रीब्यूट का नाम है। ओके, पहले हमको एट्रीब्यूट का नाम दे देना है, फिर हमको क्या करना है? इज इक्वल टू देना है, उसके अंदर हमको कुछ इस तरह से डबल कोट को क्लोज करना है, मतलब यानी 2 बार यहाँ पे डबल कोट्स देना है। इसके अंदर में उस जो एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू पास कर दूंगा, ठीक है। तो किस तरह से समझेंगे हम? हमारा जो एट्रीब्यूट होता है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। दूसरा रूल क्या है? हमारा एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर होगा, नेम वैल्यू के पेयर में होगा। यानी पहले तो हम इस तरह से नेम दे देंगे एट्रीब्यूट का, फिर इज इक्वल टू साइन लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोट लगाएंगे, यानी डबल कोट। डबल कोट आपको कहाँ दिखेगा? शिफ्ट प्रेस करके, अगर आप एंटर के साथ जो लेफ्ट पे वो है ना जो की है उसको प्रेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, शिफ्ट के साथ। ओके, तो हम पहले नेम लगाएंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर हम डबल कोट 2 बार लिखेंगे उसके अंदर, उसका जो वैल्यू है यानी इस एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। समझ में आया हमको? क्लियर है? एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट के अंदर हमको किस तरह से लिखना है? हमको पहले तो एट्रीब्यूट का नाम लगाना है, इज इक्वल टू लगाना है, फिर हम डबल कोट लगाएंगे, उस डबल कोट के अंदर उस जो एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है वो हम सिंपली पास कर देंगे, ठीक है। इतना ही काम है। ओके, ठीक है। मैंने क्या बोला था? इस एट्रीब्यूट को मुझे रेड करना है, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, इस टैग को मुझे रेड पे दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए आप थोड़ा सा अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये देख लीजिए। हमने क्या करा? ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसको पास कर दिया, उसके अंदर वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। तो उसी के साथ साथ हमको क्या करना है? यहाँ पे स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट मिलता है। अगर आप इस टैग के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं टेक्स्ट रिलेटेड, ठीक है, चाहे उसका कलर हो जाए या फिर आप उसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा ले, या फिर उसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए या फिर थोड़ा सा घटा लीजिए, उसके लिए आपको कौन सा टैग मिलता है? कौन सा एट्रीब्यूट मिलता है? स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट किस तरह से लगाया जाता है? इस तरह से, ठीक है। स्टाइल लिख दिया, एट्रीब्यूट का नाम हमने पास कर दिया, अभी हमको क्या करना है? वैल्यू पास करना है, ठीक है। तो वैल्यू के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप फेस कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करिए। हमको क्या करना है? ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का जो कलर है इसको रेड कर देना है, यानी
अगर मैं यहाँ पे कलर पास कर देता हूँ और इसके अंदर इस्टू लगा देता हूँ, इस्टू यानी ये जो होता है ना कोलोन, कोलोन लगा देना है आपको, ठीक है। फिर इस ये जो कलर है, कौन सा कलर चाहिए आपको, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। मैंने रेड लिख दिया, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा। यहाँ पे क्या करा हमने, एक एट्रीब्यूट लगाया, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, स्टाइल, ठीक है। उसका वैल्यू क्या है, ये जो इतना परसेंट है इसका वैल्यू है, किसका वैल्यू, स्टाइल टैग का, स्टाइल एट्रीब्यूट का वैल्यू है, ठीक है। उसके अंदर हमने पास कर दिया एक प्रॉपर्टी, यानी हमको कलर चाहिए, इस टेक्स्ट का कलर चाहिए, कौन से कलर, रेड कलर, ठीक है। जस्ट आप इतना इस पे फोकस मत करिए, आपको जस्ट यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। ये हम बाद में देख लेंगे, सीएसएस का प्रॉपर्टी होता है, एक सीएसएस का वैल्यू होता है, ये हम बाद में थोड़ी देर बाद, मतलब आज की क्लास में नहीं, थोड़ा सा आगे जाके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब फिलहाल तो ये देख लीजिए, स्टाइल क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हमने इक्वल साइन लगा दिया, डबल कोट इस तरह से ओपन किया या इस तरह से क्लोज कर दिया, उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास करा, जिस वैल्यू का नाम क्या होता है, कलर। कलर के अंदर हमने कौन सा कलर पास कर दिया, रेड, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। डाउट आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये जो है आप फिलहाल के लिए जस्ट लिख दीजिए कि हाँ सर ने, मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको भी कलर रेड लगा देना है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग जो है अभी फिलहाल आपको जानने की जरूरत नहीं है, हम वो पढ़ेंगे आगे जाके। आप फिलहाल तो एट्रीब्यूट पर फोकस करिए, ठीक है। एट्रीब्यूट हमने क्या लगाया, स्टाइल लगाया, उसके अंदर हमने इजिकल टू लगाया, इसके अंदर डबल कोट ओपन करा, इस तरह से क्लोज करा, उसके अंदर कलर जो है रेड पास कर दिया, ठीक है। ओके, लेट से मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे और एक पी बना लेता हूँ, पी को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट देख देता हूँ, लेट से एक कोड लिखता हूँ, थिंक ट्वाइस कोड वंस, ओके। वंस को मैं इस तरह से स्मॉल लेटर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे आया, ओके। ये किस कलर पे आया, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर पे आया, लेकिन इसका जो कलर है हमको चेंज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करना पड़ेगा। किस तरह से ऐड करेंगे, देखिए पी के अंदर गया, ओपनिंग टैग पे हमेशा लगता है, हमको पता है, ठीक है। ओपनिंग टैग पे गया, स्पेस लगाया, उसके अंदर हमको क्या करना है, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट लगाना है, ठीक है। तो स्टाइल का एट्रीब्यूट नाम जो है पास कर दिया हमने, इसके अंदर स्टाइल का वैल्यू पास कर देना है। तो वैल्यू क्या होगा, कलर, कलर लगा के हमको कॉलन लगाना है, ठीक है। उसके अंदर हमको जो भी कलर चाहिए उसका नाम दे देना है। लेट्स से मैं इस पर ऑरेंज लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसका कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है, हाँ बोलिए। वो जो थिंक ट्वाइस कोड वंस था, हाँ उसका हाँ, अगर एक पार्ट को हमें दूसरे कलर और एक पार्ट को दूसरे कलर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओके ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अगर मान लीजिए ये जो पोर्शन है ना, इसको मुझे रेड करना है, और ये जो पोर्शन है इसको मुझे ग्रीन करना है, लेट्स से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने पी के अंदर लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोजिंग होने तक जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा पे कलर ऑरेंज अप्लाई हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ कि ये जो एलिमेंट है एक एलिमेंट हो गया, ये जो एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट हो गया, तब क्या हो जाएगा, हम दो टैग्स के अंदर हम दो दो प्रॉपर्टीज का यूज, यानी दो दो एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं दो तरीका बताता हूँ आपको। एक लेंदी तरीका हो गया जो आपको यूज नहीं करना है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट्स से ओके, मैं इसको अंडो कर देता हूँ। देखिए ये ऑरेंज पे है, ठीक है। मैं इतना पोर्शन जो है इसको मैं काट देता हूँ, काट के अगर मैं नीचे जाके यहाँ पे पी लगाता हूँ, पी को क्लोज करता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तब क्या हो जाएगा, इसका लेट से मैं ब्लू बना दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए दो लाइन पे आ गया। एक तो प्रॉब्लम हो गया क्या, ये तो कलर चेंज हुआ, लेकिन ये दूसरे लाइन पे आ गया, लेकिन हमको तो ऐसा होने नहीं देना। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है जो आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए हमको क्या करना है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे सिंगल कलर आ गया, ठीक है, थिंक टुवाइस आ गया। मैं इसको क्या करूंगा, स्पेन टैग मिलता है हमको एक, ठीक है। स्पेन टैग की मदद से आप किसी भी
मतलब टेक्स्ट जो होता है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं दो पोर्शन में, दो या फिर तीन, आप जितने चाहे उतना स्पेन टेक लगा सकते हैं। स्पेन टेक लगाने से क्या होगा, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था ना फॉर्मेटिंग के अंदर, इस पे इसका कुछ ना कुछ तो काम होता है। अगर आपने मान लीजिए कि मैं इसको बोल्ड करना चाहते हो तो आप बी टेक का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या फिर इटैलिक बनाना चाहते हैं तो आप ये जो टेक्स्ट है सारे में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होता है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन स्पेन एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होता। पी टैग आपने डाल दिया, ठीक है। इस पी के अंदर अगर आप स्पेन टैग लगाते हैं ना तब आप कभी भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डिफरेंट है वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। थिंक ट्वाइस लिख दिया, सॉरी, हाँ ठीक है, थिंक टूअर्स लिख दिया। यहाँ पे मैं कोड वंस लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड है, ठीक है। मैं इन दोनों को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन इस एलिमेंट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। मैं कौन सा टैग की बात कर रहा था, स्पेन टैग। यहाँ पे मैं स्पेन टैग लगा दूंगा, ओके। इस तरह के नहीं, यहाँ पे मैं इस पेन को क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लोज हो गया, ये एक पोर्शन बन गया, ओके। यहाँ पे देखिए मैं फिर से इस पेन को ओपन करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे इस पेन को क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी देखिए इस पेन कितना है हमारे पास, 2 स्पेन है। एक इस पेन के अंदर ये है, दूसरा इस पेन के अंदर ये है। क्या हमारे पास अभी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किया ही नहीं इसके अंदर। अगर मैं इस पेन की जगह अगर मैं यहाँ पे बोल्ड लिख देता ना इस तरीके से, तब ये क्या हो जाता, ये जो टेक्स्ट है हमारा बोल्ड हो जाता, लेकिन हमको ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, अगर हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइल है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने स्पेन टैग पढ़ा, ठीक है। स्पेन टैग हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस स्पेन टैग के एट्रीब्यूट्स में हम स्टाइल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर कलर को लेट से रेड पास कर दिया, ठीक है, मैं इसको स्पेस रिमूव कर देता हूँ। ये जो स्पेन है कितना तक है, इतना तक, राइट। यहाँ पे ये जो स्पेन है इतना तक है, ठीक है। इसका कलर क्या कर दिया मैंने, रेड कर दिया। और इसके अंदर अगर मैं फिर से स्टाइल एट्रीब्यूट लगाता हूँ, देखिए इस तरीके से, अगर मैं इसके कलर ब्लू कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा है। मैं इसको एंटर मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये एक पी टैग है, ठीक है। पी टैग के अंदर हमने क्या करा, सिर्फ सिंपली दो जो टेक्स्ट है वो डाल दिया, ठीक है। लेकिन दोनों को हमको दो अलग अलग कलर देना है। इसके लिए हमने क्या करा, जो पहले का टेक्स्ट है उसको हमने स्पेन टैग के अंदर कुछ इस तरीके से बंद कर लिया। जो दूसरा टेक्स्ट है उसको हमने दूसरा स्पेन टैग से कुछ इस तरीके से बंद कर लिया। हमने क्या करा, पहले का जो टेक्स्ट है उसको कलर पास कर दिया रेड, दूसरा जो टेक्स्ट है उसको कलर पास कर दिया ब्लू। अभी देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये जो पोर्शन है आपको रेड पे दिखेगा, ये जो पोर्शन है आपको ब्लू में दिखेगा, ठीक है। हमने उसके इस क्वेश्चन के साथ हमने क्या पढ़ा, स्पेन टैग भी पढ़ लिया, ओके। तो आप कुछ इस तरीके से दो टेक्स्ट का दो दो अलग अलग जो कलर है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, स्पेन टैग की मदद से, ओके। क्लियर, ओके। कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो आज कर सकते हैं। आज का क्लास हम इसी पे क्लोज करते हैं, ठीक है। आपको HTML पे पहले का जो क्लासेस है वो थोड़ा सा धीरे धीरे जाना है, लेकिन हम जब थोड़ा सा हमको समझ में आ जाएगा टैग्स और एट्रीब्यूट्स वगैरह, तब हम स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है। क्योंकि हम नए हैं, अभी फिलहाल बिगिनर है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा धीरे जाना पड़ेगा, ओके। क्लियर है। तो हसन मैं आपको क्वेश्चन आज कर लेता हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। हसन का क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट जो हमारा जो एडिशनल टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर लगाती है, जो जैसे कि कोई लिंक वगैरह होता है, क्या डिजाइन स्टाइलिश, यस इसीलिए एग्जैक्टली। हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। ओके वेरी गुड। एट्रीब्यूट यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। किसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी टैग होता है उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेट्स से हमको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर मिल रहा था, ब्लैक मिल रहा था। हमने यहाँ पे चेंजेस क्या करा, इसका जो कलर है हमने रेड कर दिया, यानी हमने कुछ एडिशनली इस पे ऐड किया, ठीक है। जिस तरह से हमने एग्जांपल पे देखा था, हमारे बॉडी के साथ कुछ भी नहीं आता, हमने टी शर्ट पहना, हमने शूज पहना, ठीक है, हमने पैंट पहना, तो एक क्या हो गया, एक एडिशनल चीज हो गया, ठीक है, जो हमने बाद में लगाया। तो उसी तरह हमको यहाँ पे टैग के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ओके। ठीक है।
ओके, जेआरएल का क्वेश्चन है कि अगर मुझे एक टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है, मुझे मोटा दिखाना है उस टेक्स्ट का जो वेट है, तो कौन सा टैग यूज होगा? बी टेक। बी टैग। और एक मिलता था कौन सा? और एक मिलता था ना, मैं आपको लिस्ट दिखा देता और हूँ, एक देखिए। था इस लिस्ट में से निकालिए कौन सा हो सकता है। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब। ओके, मैं बता देता हूँ। क्या और कोई बता सकता है कि कौन सा हो सकता है? एनीवन? स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग, वेरी गुड वेरी गुड। हमको स्ट्रॉन्ग टैग मिलता है अगर हमको उस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो एक तो बी होता है, ठीक है, दूसरा टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है जयरुल? हाँ। ओके, चलिए, सुजिज्ञा का क्वेश्चन है कि अगर मुझे किसी एक टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो कौन सा टैग मिलता है? यू। सुजिज्ञा को बोला मैंने। आपका आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुजिज्ञा, क्या आप बोल सकते हैं दूसरा कौन सा है जो यू के अलावा है? नहीं, आई कैन रिमेम्बर। हाँ, मैं रिमेम्बर नहीं करता। ओके, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ से आइडिया हो सकता है कि कौन सा टैग मिलता था हमको। एक तो यू बोल दिया, ठीक है, दूसरा एक मिलता है जिसके मदद से हम टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं। कौन सा था वो? देखिए, इस लिस्ट में से किसी एक में है। ईएम। हाँ, कौन सा? मार्कटेक्स। नहीं, मार्क तो येलो वाला होता था ना। डिलीट डिलीट वाला था। डिलीट वाला तो अंदर से काट देने के लिए होता था। हाँ, आई एन अंदर से एस, काट यस। देने वाला था। इंसर्टेड टेक्स्ट, यस यस यस, हाँ इंसर्टेड हाँ हाँ हाँ। आईएनएस जो टैग होता है उसके मदद से हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया हसन, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं। आपको ये प्रैक्टिसेस करना है, ठीक है। मैं ये जो पीडीएफ्स है, वो जो वीडियो है, मैं दोनों आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, 10 बजे के बाद। अभी तो 9 बज चुका है, दूसरा क्लास है, तो मैं उसको टेक करके दोनों का जो वीडियो है मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपको प्रैक्टिस करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है मुझे भेजना है। हर एक टेक को आप हर एक तरीके से डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। एक का कलर चेंज करेंगे, एक को बोल्ड बनाएंगे, एक को स्मॉल बनाएंगे, एक को डील बनाएंगे, यानी डी डी एल का जो टेक है उसको यूज़ करके आप बनाएंगे। ओके, ठीक है। ओके। ओके,